एक ऐसा मुद्दा जो पिछले 5 साल से राहुल गांधी और हमारे तमाम नेता पूरे देश में इस पे जानकारी आपसे साझा करते हैं, और इस मुद्दे पे जानकारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी आपसे साझा करती है ऐसा नहीं है। लोकल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसमें काफी जानकारियां निकाल कर लाता है। यह मुद्दा है राफेल का मुद्दा। इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा। तो कुछ तारीखें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर निकला था 126 विमानों की खरीद। 2012 की जनवरी में यह टेंडर खुला और L1 डसॉल्ट नाम की कंपनी है फ्रांस की, उसके हित में, उसके पक्ष में यह टेंडर गया। उसके बाद नेगोशिएशंस हुई, जैसा कि होता है, इतना बड़ा सौदा होता है तो मोल भाव भी होता है। इस सौदे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, नंबर 1 टेंडर से था, नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी था कि तकनीक भी हमें मिलेगी। 18 विमान वहां से हम लेंगे, 108 हिंदुस्तान में बनेंगे। मेक इन इंडिया जो आज नारा देते हैं, उससे बहुत पहले कांग्रेस सरकार ने यह डील में एक हिस्सा बनाया था इसको कि HAL हिंदुस्तान और एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान में बनाएगा 108। खैर सरकार हमारी चली गई, फिर आई मोदी जी की सरकार। मोदी जी की सरकार ने इस विषय में कुछ खास किया नहीं 2015 तक। अचानक एक दिन मोदी जी को सूझा, पेरिस गए, 36 विमान बिना टेंडर के डसॉल्ट से खरीदने की घोषणा कर दी। चलिए यहां तक भी ठीक है, प्रधानमंत्री ने जो चाहे कर दें। साथ में अनिल अंबानी को भी लेकर गए थे, वो भी ठीक है, चलिए उनके दोस्ती होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम किस कीमत पे ले रहे थे? 526 करोड़ का एक विमान टेंडर से ले रहे थे, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी ला रहे थे और 526 करोड़ एक विमान का दे रहे थे। मोदी जी ने 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया पहले तो। नंबर 2 बिना टेंडर के। नंबर 3 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में डील करके आया। नंबर 4 इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं था। नंबर 5 जो बहुत गंभीर है कि जो इंटेग्रिटी क्लॉज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, नो करप्शन क्लॉज, ये हर रक्षा सौदे का एक अभिन्न अंग होता है। मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके ये क्लॉज हटवा दिया, क्योंकि फ्रांस की कंपनी चाहती थी ये क्लॉज नहीं रहे। हम तब भी आपत्ति उठाते रहे कि ये क्यों हटाया, ये क्लॉज क्यों हटा। अब उसके जवाब मिल रहे हैं हमें। मैं आज फिर आपके सामने अगर राफेल की बात करने आया हूं तो कुछ नए तथ्य सामने आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी आए हैं। अब समझ में आता है कि मोदी जी ने ये नो करप्शन क्लॉज क्यों हटाया। 4 अक्टूबर 2018 को भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा साहब और अरुण शौरी जी सीबीआई को एक शिकायत देकर आए राफेल पर। 4 अक्टूबर 2018 बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है, आपको याद रखनी चाहिए। और 11 अक्टूबर को यह नया तथ्य सामने आया कि 11 अक्टूबर को मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई को कुछ और फाइल दी। एक दलाल का नाम था उसमें, सुषेण गुप्ता उसका नाम था, कि ये सुषेण गुप्ता को राफेल से कुछ भुगतान हुआ है। ये 11 अक्टूबर 2018 की बात है। 4 अक्टूबर को शिकायत होती है, 11 अक्टूबर को नए तथ्य आते हैं और 23 अक्टूबर को क्या होता है? 23 अक्टूबर को सीबीआई डायरेक्टर को आधी रात को हटा दिया जाता है, आलोक वर्मा उनका नाम। रेड होती है। यह भी इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में सीबीआई के मुख्यालय पर रेड डाली और डायरेक्टर के ऑफिस में रेड डाली, ताले बदल दिए। हमने तो सुना था कि कोई शिकायत होती है तो इंक्वायरी ऑर्डर होती है। इंक्वायरी नहीं ऑर्डर की मोदी जी ने, उल्टा सीबीआई डायरेक्टर को बाहर का रास्ता दिखाया और अपने चहेते ऑफिसर नागेश्वर राव को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया। यह नया तथ्य है कि मॉरिशस के अटॉर्नी जनरल ने इनको सूचना दे दी थी। इनके पास ये सूचना थी
कि कुछ भुगतान दसॉल्ट ने सुषेण गुप्ता को किया है। अब दूसरा तथ्य नया कौन सा आया? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मार्च 16, 2019 को सुषेण गुप्ता के ठिकानों पर रेड डाली। उस रेड में बड़े सनसनीखेज कागज मिले। कागज नंबर 1, बेंचमार्क प्राइस की जो चर्चा आपस में रक्षा विभाग के अफसर कर रहे थे, बड़ी गोपनीय जानकारी है। यह गोपनीय जानकारी का कागज जिस पर तारीख है 10 अगस्त 2015, पहला नंबर कागज तो यह मिला। दूसरा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो INT इंडियन नेगोशिएशन टीम की जो मीटिंग के मिनट्स हैं कि भाई अगर हम ये खरीद रहे हैं 36 विमान तो इस कीमत पे हमें खरीदने चाहिए। वो मिनट्स एक दलाल के घर में बरामद होते हैं, ED को बरामद होते हैं, मोदी जी के शासन में बरामद होते हैं। तीसरा, एक एक्सेल शीट थी जिसमें भारत सरकार ने जो कैलकुलेशंस की थी कि अगर हम 36 विमान खरीद रहे हैं तो इसमें ये फीचर्स हैं और इतने में हमें खरीदना चाहिए, वो कैलकुलेशंस की एक्सेल शीट। चौथा, उस वक्त के जो मंत्री थे अरुण जेटली साहब, उनको एक गोपनीय चिट्ठी राफेल के राइवल कंपनी यूरोफाइटर ने लिखी थी कि साहब हम 20% डिस्काउंट पर आपको यह दे सकते हैं। गोपनीय थी, वह भी इसी दलाल के घर में मिली, ED को मिली। और चौथा जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और जिसकी वजह से आज समझ में आता है कि मोदी जी जांच से क्यों डर रहे हैं, चौथा एक नोट मिला 24 जून 2014 की तारीख। उस नोट पर नोट सुषेण गुप्ता ने दसॉल्ट कंपनी को लिखा कि मैं आपकी बैठक केंद्रीय नेतृत्व से हिंदुस्तान में करवा सकता हूं। केंद्रीय नेतृत्व उस वक्त कौन था? 24 जून 2014 को मोदी जी को शपथ लिए हुए 1 महीना हो चुका था। तो मोदी जी की सरकार में बैठक कराने का वादा सुषेण गुप्ता कर रहा है दसॉल्ट कंपनी से। ये 5 कागज, 1200 कागज हैं, लेकिन मैं 5 की बात कर रहा हूं आपके साथ। ये 5 कागज आज बताते हैं कि मोदी जी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं। हम 5 साल से जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है राफेल पे, तो किसी कारण से कर रही है। कारण क्या है? फिर से दोहरा देता हूं, 526 करोड़ का विमान 1670 करोड़ में खरीदा, बिना टेंडर के खरीदा। 126 विमानों को घटाकर 36 कर दिया, जो कि हमारी सेना की सुरक्षा, हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। और ये सारी जानकारियां आपके पास हैं कि दलाल है। आपने नो करप्शन क्लॉज क्यों हटाया, किसके कहने से हटाया, क्या दबाव है आप पर, या आप खुद, क्योंकि आप खुद गए थे खरीदने, आप हर जगह हस्तक्षेप कर करके कीमत भी जो इंडियन नेगोशिएशन टीम थी वो 5.9 बिलियन यूरो में ये 36 विमान खरीदने की बात करती थी। मोदी जी ने हस्तक्षेप किया, खुद हस्तक्षेप किया। फाइल नोटिंग्स हैं, हम नहीं बोल रहे, सार्वजनिक पटल पर है ये सारी जानकारियां। हस्तक्षेप करके 7.87 बिलियन यूरोस, जो 10 कीमत चाहता था, उस कीमत पर हमने 36 विमान खरीद लिए, बिना टेंडर के खरीदे, बिना नो करप्शन क्लॉज के खरीदे। हम फिर से अपनी मांग दोहराते हैं। 5 मुद्दे हैं, इन 5 मुद्दों पर जेपीसी बैठनी आवश्यक है। बिना टेंडर के क्यों खरीदा गया? नो करप्शन क्लॉज क्यों हटाया गया? 126 विमानों को घटाकर 36 क्यों किया गया? और ये तमाम जानकारियां अगर आपके पास थी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपने क्यों सरेंडर कर दी? हिंदुस्तान को फायदा होता, हमारे यहां के 40,000 युवाओं को रोजगार मिलता अगर HAL बनाता ये। तो ये 5 तथ्य ऐसे हैं जिन पर हम बार बार यह आवाज उठाएंगे कि मोदी जी, आप एक दलाल सुषेण गुप्ता को बचाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? Now I'll read it in English also, and after that we can start our question and answers. Friends, we've been talking about Rafale for the last 4.5, 5 years. I remember 2017 we did our first press conference on this issue. Why is it such an important issue, and why do we keep coming back to this is a question which obviously you'll ask. A lot of new facts have come out since we last spoke about Rafale. So I'll just recapitulate what has happened so far in Rafale, and then we'll come straight to the new facts. Under Dr. Manmohan Singh's government,
there was a proposal, there was an international tender, global tender, to buy 126 fighter jets for the Indian Air Force. January 2012, the tender opened and the L1 was Dassault. Then the negotiations started. Obviously, it was a big deal, therefore negotiations had to take place. The key features of this tender were that 18 aircrafts would be in flyaway condition taken from France, and 108 would be manufactured in India under transfer of technology. Per aircraft price was 526 crore. These are the key features of that deal. Of course, that deal could not fructify. We lost our elections. Mr. Modi's government came in 2014. For 1 year, they did nothing. But in 2015, Mr. Modi goes to Paris along with his friend Anil Ambani, decides to buy 36 aircrafts off the shelf from Dassault. Guess what's the price? 1670 crores. Something which we were buying for 526 crores, Mr. Modi goes and pays 1670 crores. Without a tender, without transfer of technology. Then we, of course, everybody started talking about it. Local media, international media, Congress party. I think the first press conference was by Rahul Gandhi on this. Now the new facts that have come up, which has brought me to Mumbai, and I am told these days press conferences in Mumbai get very well covered across the country. So, on 4th of October 2018, two former ministers of the BJP, Mr. Yashwant Sinha and Mr. Arun Shourie, went and filed a complaint to the CBI director on Rafale. On 11th October, same year, same month, 2018, the government of Mauritius, through its Attorney General, supplied the CBI with some highly incriminating documents on the role of Sushen Gupta, a middleman, in the Rafale deal. 11th October. Within 12 days, instead of ordering an inquiry on the Rafale issue and against Sushen Gupta, Mr. Modi's government sacks the then CBI director, Mr. Alok Verma, and the committee headed by Mr. Modi appoints one of the pet officers of Mr. Modi called Mr. Nageshwar Rao as the new CBI director, and yet Mr. Modi does not order a CBI inquiry in the role of Sushen Gupta in Rafale. This is a new fact. Another new fact. March 16th, 2019. This is after the Supreme Court's so-called clean chit to this government on Rafale. 26th March, 2019, the ED conducts raids at the premises of Mr. Sushen Gupta. Several premises. And they recover, I'll just enlist 5 major incriminating documents that were recovered there. The benchmark price document dated 10th August 2015. What is the benchmark price document? This is the internal document, highly confidential document of the Ministry of Defence, wherein they are trying to arrive at a benchmark figure, a benchmark price for the Rafale fighter jet. The record of discussions by the Indian negotiation team of Defence Ministry, minutes, everything, every single detail. The Excel sheet which was used by the Indian negotiation team to arrive at a figure, and the Eurofighter, which is a rival company to Dassault, Eurofighter's counter offer of 20% discounted price on the same aircraft, fighter craft. This is again letter written by Eurofighter to the then minister, Mr. Arun Jaitley, highly confidential in nature, but recovered from the premises of a middleman, of an arms dealer. Number 5, and this very critical document which I am about to mention, a note dated 24th June 2014. Mr. Modi had become the Prime Minister. He was a month old as Prime Minister. In this note, Sushen Gupta writes to his client Dassault that he can organize a meeting between Dassault and the political high command, quote unquote. We want to know from Mr. Modi, did a meeting of this nature take place? Who is the political high command in this government? Some say it's 2.5 people, some say it's just one person, some say it's 1.5 people, whoever.
We want to know who that political high command is who met through Sushen Gupta, who met Dassault. Why did the Prime Minister intervene personally? And this is a matter of, it's in public domain, it's a matter of record. He intervened personally to remove the integrity clause, which is a mandatory provision under the defense procurement procedure. He got it removed because the French company wanted it removed. Today we have an answer to this question, that why did the Prime Minister personally intervene to get this anti-corruption clause removed from this. The Defense Ministry wanted this clause, the Law Ministry wanted this clause. One man, sorry I'm wrong, three people didn't want this. One, Prime Minister of India, two, Sushen Gupta, and three, Dassault. So the three people who didn't want this clause were acting together against the interests of this country. Therefore, we want the JPC. Therefore, we want an inquiry. Why do you go and buy a huge, spending a huge sum, buy 36 aircrafts without a tender? Why do you overspend 526 crore we were spending? You are going and spending 1,670 crores, more than 3 times. Why do you remove the integrity clauses? Why do you not order inquiry when you get to know, when your CBI, your pet parrot gets to know, and your ED, I don't know which bird is ED, if CBI is parrot, your crows and your parrots and your peacocks, everybody gets to know, and you don't order an inquiry. Why? Because the CBI is busy in the Bombay film industry. What are you doing? So therefore, we must get to the bottom of the truth, because the truth involves the security of the nation, the integrity of our institutions. The highest institution of the Prime Minister is directly involved in corruption in Rafale. That's our fact-based allegation. Your questions, please. So you've been naming Sushen Gupta time and again, but with respect to this specific person, there is a counter allegation by the BJP that even before their government came, there was evidence against this very middleman in Augusta Westland case as well, and your government then had not acted. Very good question. Thank you for asking this. I'll give you a detailed answer if you don't mind. Sushen Gupta was hired by Dassault in the year 2000. Whose government was it? Mr. Atal Bihari Vajpayee's government. The same media part has reported in its previous expose that Mr. Sushen Gupta got crores of rupees in the period between 2000 and 2004. It was not our government, it was Mr. Vajpayee's government. But today, sitting here, can I say that Mr. Vajpayee's government indulged in some corruption? I can't, because there is no quid pro quo to prove. There was no deal with Dassault. So how can I say that Mr. Vajpayee's government took some money through Sushen Gupta? There is no trail, there is no quid pro quo. Likewise, if Sushen Gupta, a private individual, is taking money from a private company abroad, the buck stops there. There was no deal, there is no trail, but everything else happens under this government. The documents recovered from him are dated 10th August 2015. Mr. Modi was the Prime Minister, which means Mr. Sushen Gupta was actively safeguarding the interests of his client Dassault, and I'm sorry, the Prime Minister was helping him. So this is trying to muddy the water so much that people get confused. Nobody will get confused. The deal happened under you. So if a murder happens under you, you can't have 302 under me. I had nothing to do with that murder because no deal happened. So. Sir, if I could ask some other question as well. Yeah, let's see if others have this, and then I'll come back to you. I know. सर, आपने जो 5 बड़ी बातें आपने कही है, उसको थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि क्या-क्या आप लोगों की मांग है, क्योंकि जेपीसी तो कई बार बात कर चुके आप लोग, लेकिन सरकार जो वो लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये पार्लियामेंट्री सेशन में भी फिर से कांग्रेस इस मुद्दे को उठाएगी? देखिए, नए तथ्य सामने आए हैं। ये तथ्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने भी नहीं थे। इसलिए हम जेपीसी की मांग दोहरा रहे हैं कि 526 करोड़ की चीज आपने 1670 करोड़ में खरीदी, बिना टेंडर के खरीदी, आपने नो करप्शन क्लॉज हटा के खरीदी,
आपने सॉवरिन गारंटी क्लॉज हटा के खरीदी, आपने फ्रांस की कंपनी को पूरा लाभ पहुंचाया, आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाहर करके अनिल अंबानी को अंदर ले आए ऑफसेट एग्रीमेंट में। अब जब ये नए तथ्य सामने आए हैं कि आपकी सीबीआई के पास सुषेण गुप्ता की भूमिका पर कागज आ चुके थे 2018 अक्टूबर में, आपकी ईडी के पास मार्च 2019 में सुषेण गुप्ता की भूमिका और गोपनीय दस्तावेज सब कुछ आ चुका था, तब आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब सबके सामने स्पष्ट हो गई है, पूरी सीन सबके सामने पिक्चर आ गई है। तो अब हम जेपीसी की मांग बुलंद आवाज में पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और यहां बैठकर तो उठा ही रहे हैं, सड़क पर भी उठाएंगे। माधवकुमार जी, इसलिए हमने उनको खास बुला के लिया। मोदी जी है, आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे, वो बॉदर्स फॉर खेरा एंड वो बॉदर्स फॉर कांग्रेस, इसके लिए आपके पास क्या जवाब? यह हु बॉदर्स फॉर कांग्रेस आज की बात थोड़ा ही है, ये तो आजादी के आंदोलन में भी यही था, हु बॉदर्स फॉर कांग्रेस। आजादी की लड़ाई अलग थी, ये उससे बड़ी लड़ाई, ये उससे बड़ी लड़ाई, पर गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस। आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू कंप्लीटली। वी आर देयरफॉर फेसिंग द कोर्ट ऑफ द पीपल थ्रू यू। हम आपके माध्यम से जनता को मुखातिब इसलिए हो रहे हैं कि आप ध्यान दीजिए यहां क्या हो रहा है। जब आपको हिंदू और मुसलमान में और फिल्म इंडस्ट्री में और यहां वहां व्यस्त रखा जा रहा है, तो क्यों व्यस्त रखा जा रहा है उसका जवाब इन कागजों में, ताकि अपने 2-3 उद्योगपतियों को आप लाभ पहुंचा सके, देश को नुकसान पहुंचा सके, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सके। और हम तो कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी सार्वजनिक करिए। क्या पता सुषेण गुप्ता ने कितने पैसे आपको दिए हैं या दसवा ने किस कंपनी के माध्यम से आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स में पैसे दिए, क्यों नहीं सार्वजनिक करते? करिए, तो तथ्य तो सामने आए। तो विपक्ष की भूमिका यही है, सरकार तो नहीं सुनेगी विपक्ष की, हमारे जैसी सरकार तो है नहीं। एक सांसद ने आवाज उठाई थी कि यूरोफाइटर सस्ता दे सकता है डसॉल से। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, एंटनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने वहीं रोका डील को कि नहीं इसमें बात करनी चाहिए और अगर सस्ता मिल सकता है। अगुस्टा वेस्टलैंड में किसने, आपने मैडम पूछा था कि अगुस्टा वेस्टलैंड की जांच किसने आदेश दिया? मनमोहन सिंह जी ने दिया। अगुस्टा वेस्टलैंड की डील किसने रद्द की? मनमोहन सिंह जी ने रद्द की। इन्होंने तो कल परसों अगुस्टा वेस्टलैंड को क्लीन चिट दे दी, इन्होंने तो अगुस्टा को डी ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो सरकार हमारी सुनेगी ये तो उम्मीद हमें है भी नहीं। जनता हमारी सुनेगी, आपके माध्यम से सुनेगी, इस उम्मीद को लेकर आपके दरवाजे पर आए। जनता की अदालत। अजीत और कोई प्लीज, विनया प्लीज। I have 2 questions about Salman Rushdie's book now. With respect to his comparison of Hindutva Let us not with divert now. what are your views? And secondly, do you think it will harm the Congress during the UP polls that are coming? There are different styles of different people to describe a particular situation. I don't want to comment on someone's style of describing a particular situation. Having said that, fact of the matter is, this is not the India you and I recognize anymore. This is not the way our forefathers, our founding fathers dreamt of an India, where people are afraid of talking in a particular language, wearing a particular style of clothes, trying to eat whatever they want to eat, openly expressing their views. I mean, we are living in an age where you get a Padma Shri if you say that the freedom was a bheek, and that was not a freedom. We actually got our freedom in 2014, and you get a Padma Shri if you say this. Now, this post-truth government is something which we need to really counter. So, different people counter it in a different manner. Why do they comment on the manner in which it was countered? The fact is that under RSS and BJP, our civilizational values are under threat. There is no doubt about that. Our constitutional values are under threat. There is no doubt about that. But do you agree with the basic comparison? I absolutely agree with the fact that our civilizational values are being undermined by RSS and our constitutional values are being undermined by BJP government. Where is the question there? Will it hurt you in UP?
I mean, why should we always think about elections? We are talking about a larger question of our civilizational values, for God's sake. We are talking about protecting the constitution and you are talking about an election. लेकिन उन्होंने जिस तरह से हिंदुत्व की तुलना ISI से की अपनी किताब में सलमान रुश्दी, तो उसको लेकर उनकी काफी आरएसएस की तुलना किससे करें किससे नहीं करें वो लेखक का अपना सोच है। अब वो आरएसएस को आरएसएस का हिंदुत्व है, हमारा हिंदुत्व अलग है। इस मंच पे भी हिंदू लोग बैठे हैं। मेरा हिंदुत्व किसी में भेद नहीं करता, माफ कीजिएगा। मेरा हिंदुत्व पर मुझे गर्व है, पिछले 5000 साल से गर्व है, क्योंकि मेरा हिंदुत्व नफरत सिखा ही नहीं सकता। ये जो ला रहे हैं ये हिंदुत्व नहीं है, ये हिंदूवाद है ही नहीं है हिंदू। ये कौन होते हैं ठेकेदार बनने वाले हिंदू धर्म के? हमारी लड़ाई इन्हीं लोगों से है। इनकी वजह से आज हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है। हिंदू धर्म को और कभी खतरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक हजारों साल पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति को में आकर ये ठेकेदार बन जाएंगे स्वयंभू और हम चुप बैठे रहेंगे, ये हो नहीं सकता। आपने ये भी लिखा है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कुछ नेता जो है वो हिंदुत्व के हिमायती है, हिंदुत्व के समर्थक है, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों का भी समर्थन करती है, इसीलिए देश के ज्यादातर हिंदू जो है वो कांग्रेस को समर्थन नहीं। मैडम, ये आपने जो सवाल पूछा है, नहीं बिल्कुल ठीक है, जो आपने सवाल पूछा है ये एक शाश्वत सवाल है। धर्मनिरपेक्षता गांधीयन धर्मनिरपेक्षता है। गांधीयन धर्मनिरपेक्षता है कि सब धर्मों के साथ को साथ ले लो। नेहरूवियन धर्मनिरपेक्षता है कि सरकार में जब आप हो तो धर्मों से, सब धर्मों से दूर रहकर संविधान को अपना धर्म मानो। तो सरकार में जब आप होते हो तो संविधान से बड़ा धर्म नहीं होता। और पार्टी, आप जो भी पार्टी में हो, आपको सब धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए। यह होती है धर्मनिरपेक्षता। और हमारी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता यह है, भले मेरे मन में कोई भी सोच हो, मैं हिंदूवादी हूं, ये पंथ को मानते हो, गुरुपुरब मनाते हो अच्छी तरह, हमारे भाई जगताप कुछ और मनाते हो, हमारे अतुल लौंडे जी कुछ और मनाते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके त्योहार में भी आपके साथ मिलकर मनाऊंगा, आप मेरे त्योहार में मेरे साथ मिलकर मनाओ। ये होता है हिंदुस्तान। और अगर उसके खिलाफ कोई काम कर रहा है तो सलमान खुर्शीद जी अगर लिख रहे हैं उनके खिलाफ तो अच्छा लिख रहे हैं, और हम बोलेंगे उनके खिलाफ भी जो लोग इस तरह के ठेकेदार बन रहे हैं मेरे धर्म के और मेरे देश के। मतलब आप सलमान खुर्शीद को ये कहना चाहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिमों से इत्तेफाक रखती है और अरे क्या ये कोई सवाल होता है? ये 70 साल में अगर 50 साल हम सत्ता में हैं, अरे मैं क्यों कंडेम किसी को करूं? आपके कहने से मैं कंडेम कर दूंगा। मैं किसी को भी क्यों कंडेम करूंगा आपके कहने से? मुझे आपका जवाब 70 साल में 50 साल अगर वोट मिले हैं तो क्या सिर्फ एक ही तबके के मिले हैं? ये कहने वाले लोग इस देश को बांट रहे हैं, हम बंटने नहीं देंगे। जी एक अलग सवाल है कि कंगना रनौत ने एक स्टेटमेंट किया है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो शिक्षा में मिली थी, 2014 में जो आज़ादी मिली वो सही आज़ादी है। वो 1947 की बात, तो वो उस विचारधारा की बात कर रही हैं जो आजकल सत्ता में है। वो विचारधारा तो उस आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ थी, आज से थोड़ी थी, शुरू से थी। वो भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे। मुखर्जी साहब चिट्ठियां लिखते थे अंग्रेजों को कि नहीं होना चाहिए क्विट इंडिया मूवमेंट, हम आपके साथ हैं। फिर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बनाई इन्होंने, संघी और लीगी मिलकर ही तो सरकारें चला रहे थे, सिंध में, कराची में, सब जगह, बंगाल में, NWFP में, 3 जगह। और भारत को बांटने का पहला प्रस्ताव जब पारित हुआ तो मिली जुली सरकार संघियों और लीगियों की थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। मित्रांनो, 1 मिनिट मला सुद्धा आपल्या जो काही संवाद साधायचा आहे, कारण अतिशय महत्त्वाचं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल इशू पे पवन खेरा जी ने पूरी तरह अपना पक्ष, हमारे पार्टी का पक्ष रखा है। उम्मीद आप लोगों से यही है, जो मार्को वार जी ने सवाल पूछा, कि हमें उम्मीद देश के प्रधानमंत्री से नहीं, देश की सरकार से जरा भी नहीं। हमें उम्मीद आज भी उस मीडिया से है जिस मीडिया ने इस देश के आज़ादी के पहले, देश के आज़ादी के बाद, पूर्व
इमरजेंसी, आफ्टर इमरजेंसी, ये सारे मुद्दे इस मीडिया ने उठा के इस देश को एक नई दिशा दी। दुर्भाग्य से पिछले 6-7 सालों से ये नहीं हो रहा। विनती है हाथ जोड़ के आपसे, कृपया आप इस देश के नागरिक हो पहले, बाद में हम सारे अपने अपने रोल में हैं। आपसे उम्मीद सबसे ज्यादा आहे। मला आपल्या सगळ्यांजवळ एक संवाद असा साधायचा आहे की यांचे प्रश्न सगळे समजले का? म्हणजे असं नको। 14 तारखेपासून नेहरू जयंती आहे आणि मुंबई काँग्रेसने आणि AICCने संपूर्ण देशामध्ये जन आंदोलनाचा हाक दिलेली आहे। जनजागरण, ते जन आंदोलन, ते जनजागरण या माध्यमातून, ज्याच्या माध्यमातून महागाई आहे, बेरोजगारी आहे, महिलांचे अत्याचार आहेत, महिलांवर होणारे अत्याचार आहेत, ढासळती अर्थव्यवस्था आहे आणि त्याबरोबर आज जे काय आपल्या समोर चित्र केलं जात आहे पेट्रोल आणि डिझेलच्या बाबतीमध्ये, वर्षभरामध्ये 32 रुपये कमवायचे आणि 5 रुपये कमी करायचे, वर्षभरामध्ये 26 रुपये कमवायचे आणि त्याच्यातले काही पैसे कमी करून या गोष्टीचा जो काही प्रोपगंडा चाललाय, दुर्दैवाने तो काही मीडियाकडनं केला जातोय। त्याचं खरं तर वाईट वाटतंय, कारण त्यांच्याही घरामध्ये तेवढ्याच पैशाने ते सगळं मिळणार आहे जी महागाई आहे। त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही एक प्रचंड मोठा आवाज आम्ही मुंबई काँग्रेसच्या माध्यमातून आम्ही उचलणार आहोत। कारण मी मुंबई काँग्रेसच्या बाबतीमध्येच मी बोलेन। सन्माननीय नाना पटोळे ते ऑलरेडी बोलतात आहेत, कारण नागपूरमध्ये ते आज आहेत आणि त्यांनी ती पत्रकार परिषद घेतली आहे। 14 तारखेला आम्ही एक मोठ्या प्रमाणामध्ये पदयात्रा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घरापासून राजगृह ते चैत्यभूमी अशी ही पदयात्रा हजारो लोकांच्या संख्येने आम्ही शांतपणे तिथपर्यंत जाणार आहोत आणि त्याच्यामध्ये या विरोधामध्ये, महागाईच्या विरोधामध्ये, या सगळ्या विषयाच्या विरोधामध्ये, देशामध्ये जे आज अराजकता माजली त्याच्या विरोधामधलं प्रदर्शन आम्ही शांतपणे आमच्या याच्या माध्यमातून करणार आहोत, ज्याची अनाउन्समेंट आमचे केंद्रीय नेते, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सन्माननीय वेणुगोपालजी, दिग्विजय सिंगजी आणि त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन 2 दिवसापूर्वी केली आहे। तर त्या बाबतीमध्ये हे आपल्या समोर एक आव्हान, एक आपल्याला अभियानाचं मला एक बिगुल आम्ही वाजवतोय 14 तारखेला। मला आपल्याला विनंती करायची आहे की हा विषय हा फक्त काँग्रेस पुरता मर्यादित नाही, हा आपल्या जनतेचा विषय आहे, देशभरातला विषय आहे, गरिबांचा विषय आहे, सर्वसामान्यांचा विषय आहे, बेरोजगारीचा विषय आहे, महिलांच्या अन्याय अत्याचाराचा विषय आहे। आपण सगळ्यांनी तीच विनंती राहील की या विषयाला सुद्धा आपण या ठिकाणी 2 वाजता 14 तारखेला 2 वाजता आम्ही राजगृहावरून निघणार आहोत। काही केंद्रीय आमचे नेते याच्यामध्ये भाग घेणार आहेत, ते आमच्याबरोबर सामील होणार आहेत। परंतु 14ला मुंबईमधून सुरुवात होणार आहे। 15 ते 29 या कालावधीमध्ये मुंबईच्या 227 अस्तित्वात असलेल्या आणि होणाऱ्या 236 वॉर्डमध्ये, प्रत्येक वॉर्डमध्ये दररोज 18 वॉर्डमध्ये आमचं हे आंदोलन हे चालू राहील आणि लोकजागृती पॅम्फलेटच्या माध्यमातून वस्तुस्थिती जी काय आहे ती घेऊन आम्ही लोकांपर्यंत जाणार आहे। एक गोष्ट इथे मला शेवटी जाताना मुद्दाम सांगायचं, ज्याचा प्रश्न आपण विचारला, ज्याचा उल्लेख पवनजीने केला या ठिकाणी, ह्या देशाच्या स्वातंत्र्यामध्ये लाखो लोकांनी प्राणाची आहुती दिलेली आहे। लाखो लोकांच्या प्राणाच्या आहुतीची ज्योत 75 वर्ष सातत्याने स्वातंत्र्याच्या माध्यमातून ह्या देशामध्ये जळते आहे। परंतु काही नतद्रष्ट अशी काही माणसं आहेत, काही असे नतद्रष्ट नागरिक आहेत की त्यांना असं वाटतंय की त्या लाखो लोकांचं जे शहादत आहे ते चुकीचं होतं किंवा ते खरं स्वातंत्र्य नव्हतं। 2014ला असं काय झालं देशामध्ये, अशी काय क्रांती घडली देशामध्ये की ते 2014 नंतरचं स्वातंत्र्य म्हणत आहेत। मला नाव घेऊन अजिबात मोठं करायचं नाही, परंतु एवढं नक्की मुंबई काँग्रेसने ह्या बाबतीमध्ये अतिशय
गंभीरपणे ह्या गोष्ट घेतलेल्या आहेत. आम्ही बसून त्या विरोधामध्ये सुद्धा आंदोलन हे करणार आहोत, कारण ज्याच्या विरोधामध्ये, कारण काही लोकांना ह्याच्यामध्ये आनंद वाटत असेल, परंतु लाखो लोकांनी जे प्राणाची आहुती दिले त्यांचा अपमान मुंबई काँग्रेस सहन करणार नाही. आणि मुंबई काँग्रेस याच्या विरोधामध्ये नुसता आवाज नाही तर आमच्या पद्धतीने आम्ही आमचं आंदोलन उभं करू, एवढं मी आपल्याला या ठिकाणी सांगत आहे. हिंदीमध्ये पण सांगतो म्हणजे लवकर होऊन जाईल. 14 तारीख से ऑल इंडिया कांग्रेस के माध्यम से एआईसीसी से हमें पूरे देश में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ, देश की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है उसके खिलाफ, खास करके हमारे युवा लाखों के तादाद में हर साल यहां से डिग्री लेके आ रहे हैं लेकिन नौकरियां नहीं है. 14 करोड़ नौकरियां हमारी खत्म हो चुकी है इस देश में. कोरोना में लाखों लोगों की जाने गई है. सरकार करके कहीं भी दिखाई नहीं दी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्यों के सरकारों ने अपना अपना दायित्व जो है वो पूरी तरह ईमानदारी से पारित किया है. तब जाके मुंबई जैसे शहर में WHO ने उसका कॉग्निजेंस लिया है. आप जानते हैं धारावी जैसी जगह, धारावी पैटर्न करके पूरे विश्व में ये आज लोग उसकी सराहना करते हैं. उसके खिलाफ आंदोलन पूरे देश में हम करने जा रहे हैं. मुंबई कांग्रेस की ओर से हमने 14 तारीख को 2 बजे जहां बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कॉलोनी में जहां रहते थे राजगृह, वहां से हम शुरुआत करेंगे और जहां अंतिम यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर की जहां हुई, जहां बाबा साहब अम्बेडकर आज भी वहां विराजित है चैत्य भूमि पे, वहां उसका समापन होगा. और इस आंदोलन में, इस पदयात्रा में हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी शरीक होंगे, वो भी इसमें हिस्सा लेंगे. ये मैं आप सारे लोगों को अवगत करना चाहता हूं. एक बात और, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे और बाकी सारे हमने देखी कि ये 1947 की जो आजादी हुई वो एक आजादी, बस वो आजादी थी ही नहीं, वो झूठी खोटी नीति जो शब्द इस्तेमाल किए गए, ये उन सारे परिवारों के जख्मों पे नमक छिड़कने जैसा है. लाखों लोगों ने जो शहादत दी इस देश के आजादी के लिए, और इस देश की आजादी 75 साल हुए, उनके बदौलत, उनके शहादत के बदौलत आज हम ये खुले आसमान में 7 साल छोड़ के, हम खुला आसमान नहीं कह सकते पिछले 6-7 साल में जिस तरह का वातावरण है, फिर भी आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जीवित है, ना उसको हाथ लगाने देंगे. उसके खिलाफ बात करने वाले चंद लोग जो अपने आप को बहुत बड़े ये समझते, विचारवंत समझते हैं या कलाकार समझते हैं, मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है. 2014 में ऐसा कौन सी क्रांति इस देश पे हुई कि उसके बाद की आजादी सही सच्ची आजादी है और 1947 की आजादी झूठी है. जितने सारे, यानी पूरे विश्व में इतना बचकाने, इतनी हरकतें कौन कैसे कर सकता है. तो उसमें जोड़ना चाहता हूं जो पवन खेरा जी ने कही, राफेल की ये जो उड़ान है नहीं सही तरीके से होगी. आप देखिए, आपसे तो विनती की है हमने, आप भी उसे उठाइए, क्योंकि ये मसला सिर्फ कांग्रेस का नहीं है, इस देश के रक्षा से जुड़ा हुआ मसला है. हर रोज हमारे सीमा पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है. आपको सबको मेरी विनती है, इससे जोड़ लीजिएगा. ये मसला अभी जब आया है, नए ये जो है इश्यूज सामने आए हैं, उसको नजरअंदाज करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की ये जो पहले 6-7 सालों से चल रहा है, उसकी तीव्र शब्दा में मैं निंदा करता हूं. और उसके खिलाफ मुंबई कांग्रेस आंदोलन छेड़ेगी और मुंबई कांग्रेस के तरीके से छेड़ेगी. अंडरलाइन ये मैं कह रहा हूं. धन्यवाद. सवाल है कि मुंबई में पिछले कुछ दिनों से आर्यन खान ड्रग्स केस मामला बहुत चर्चे में, रोज नए खुलासे हो रहे हैं. कांग्रेस पार्टी इसको कैसे देखती है? क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस पूरे मामले में फंसाया गया है एनसीबीसी सवालों के घेरे में? ये शुरू कब हुआ? शुरू तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले मुंद्रा पोर्ट पर जो ड्रग्स आए और आकर चले गए, 9 जून को जो 25 टन
का खेप आई थी वो पकड़ी नहीं गई। हम बार बार ये आवाज पूरे देश में जा जाकर उठा रहे थे कि साहब गुजरात, गांधी और पटेल का गुजरात, वहां ये क्या हाल बना रखा है। गृह मंत्री गुजरात से, प्रधानमंत्री गुजरात से, और एनसीबी को 19 महीने में आज तक पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं मिला। 19 महीने में एनसीबी में फुल टाइम डायरेक्टर जनरल नहीं है। क्यों? एनसीबी को एक खुदरा पॉलिटिक्स करने के लिए है। अब इसको, जैसा कि अभी भाई जगताप बोल रहे थे कि डाइवर्ट कैसे करते हैं मुद्दे को, तो मुंद्रा पोर्ट गुजरात में बार बार ड्रग्स आ रहे हैं, कल भी आए द्वारका में, बार बार ड्रग्स आ रहे हैं। ये मुद्दे पे जब सरकार को हमने घेरा तो उन्होंने फिर से एक नया तरीका निकाला, कैसे ध्यान बांटाए लोगों का। और फिल्म इंडस्ट्री में कोई के बारे में कोई खबर आती है तो पूरा देश का ध्यान जाता ही है, जाहिर सी बात है, हम सबका ध्यान जाता है। बंबई हमें पसंद भी इसीलिए कि फिल्म इंडस्ट्री है यहाँ। लेकिन ये जो ध्यान बांटने की राजनीति है, अब ये चलने वाली नहीं है। एनसीबी के ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं, आज से नहीं है, पिछले 2 साल से चल रहे हैं वो सवाल, और अब उन सवालों का जवाब मिले वो समय आ गया है। जी, आपल्या सगळ्यांचा आभार। आता मला काय प्रश्न राहिले, मी माझा कार्यक्रम सांगितला, त्याच्यात काय प्रश्न आहे का? सांगा ना प्लीज। होय, आपण हे हा विषय आहे। मी स्वतः पहिल्या त्या दिवशी पत्र लिहिलं। नाही, मी काय केलं ते सांगतोय। आता तुम्ही ते म्हणताय ते खरं जरी असलं, जसं केंद्राने 5 रुपयांनी 10 रुपये कमी केले, तसं काही राज्याने त्यांचा असलेला व्हॅट त्याच्यावर काहीतरी राहत दिलेली आहे। मुंबई काँग्रेसच्या वतीने मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलेलं आहे की ज्या पद्धतीने इतर राज्यांनी केले तसं आपण करावं, असं मी पत्र लिहिलेलं आहे। माझं काम मी केलं। बोला इकडे झालं। थँक्यू सो मच, आपल्या सगळ्यांचे आभार, धन्यवाद, थँक्यू। आई भवानीचा गजर म्हणजे